आज हम कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में हुई एक काफी परेशान करने वाली घटना पर गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं। शीर्षक है अंधेरे में कानूनी शिक्षा। ये एक तरह से पूरी कहानी बताते हैं। हाँ, और हमारा मकसद है कि इन दस्तावेजों के जरिए समझे कि असल में हुआ क्या। सही कहा। ये देखना वाकई चौंकाने वाला है कि कैसे एक ज्ञान का केंद्र, एक कॉलेज कथित तौर पर ऐसे अपराध का अड्डा बन गया है। जी, कहानी में एक फर्स्ट ईयर की छात्रा है, कुछ और छात्र हैं, जैब अहमद, प्रमित मुखर्जी। हाँ, और एक मुख्य आरोपी है मनोजीत मैंगो मिश्रा। फिर कॉलेज प्रशासन, पुलिस जांच सब जुड़े हैं इससे। तो चलिए देखते हैं इन दस्तावेजों में क्या लिखा है। इसमें एक जगह लिखा है, कुछ परछाइयां सूरज से नहीं, ताकत से आती हैं। काफी गहरा मतलब है इसका। हाँ, ये बात है 25 जून 2025 की, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज। एक नई छात्रा आती है उम्मीदों के साथ, पर मनोजीत मिश्रा की नजर उस पर पड़ती है। और फिर दोपहर में करीब 3:30 बजे। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी वो छात्रा को किसी मीटिंग के बहाने से गार्ड रूम की तरफ ले गए। अच्छा। और वहां मनोजीत मिश्रा ने कथित तौर पर उसे धक्का दिया और अंदर बंद कर दिया। और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया? बिल्कुल। पास में ही सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसमें सब रिकॉर्ड हुआ। आगे फुटेज का भी जिक्र है, टाइम लैप्स फुटेज है, जो रात करीब 11:15 बजे तक का है। रात 11:15 तक? उसमें क्या दिखता है? उसमें छात्रा के बाहर निकलने की कोशिशें दिखती हैं और कैसे उसे कथित तौर पर बार बार अंदर खींच लिया जाता है। हे भगवान। और चिंता की बात यह है कि एक सिक्योरिटी गार्ड वहां खड़ा दिख रहा है, पर वो कुछ नहीं करता। कुछ भी नहीं? ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब एक जगह जिसे सुरक्षित माना जाता है, वहां ये सब हो रहा है। और सुरक्षा गार्ड मौजूद है, पर वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा। ये तात्कालिक सुरक्षा की नाकामी दिखाता है। और सीसीटीवी सबूत होने के बावजूद एक्शन में देरी लगती है ना? बिल्कुल। अगले दिन यानी 26 जून को वो छात्रा एफआईआर दर्ज कराती है। हिम्मत का काम। हाँ, उसमें वो तीनों का नाम लेती है, मिश्रा, अहमद, मुखर्जी, और ये भी बताती है कि उसे धमकाया गया था। क्या धमकी दी थी? कि कोई उसकी बात नहीं मानेगा क्योंकि वो लोग कथित तौर पर पहुंच वाले हैं। ये पहुंच वाली बात अक्सर ऐसे मामलों में सामने आती है। सही। इसके बाद पुलिस ने एसआईटी बनाई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। फुटेज की जांच हुई, जिससे छात्रा की बातें सही साबित हुई। और फिर गिरफ्तारियां हुई? हाँ, उसी रात मिश्रा, अहमद, मुखर्जी और वो गार्ड भी गिरफ्तार कर लिए गए। और फिर खबर फैल गई पूरे शहर में, लॉ छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में सामूहिक बलात्कार। ये जो धमकी वाली बात एफआईआर में लिखी है और फिर गिरफ्तारी तक का जो वक्त लगा, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि संस्थागत प्रतिक्रिया कितनी तेज थी और क्या वाकई शक्ति का कोई खेल चल रहा था। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। दस्तावेज बताते हैं कि 2018 से 2024 के बीच मनोजीत मिश्रा के खिलाफ 11 शिकायतें दर्ज हुई थी। 11? हाँ, जिनमें 4 कथित छेड़छाड़ की थी। पर दस्तावेज कहते हैं कि वो अपने कथित राजनीतिक रसूख की वजह से बचता रहा। 11 शिकायतें, और फिर भी वो आजाद घूम रहा था। ये तो पैटर्न दिखाता है ना एक तरह का। बिल्कुल, जैसा दस्तावेज में लिखा है। उसके खिलाफ 11 शिकायतें थीं, फिर भी वो आजाद घूमता रहा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं रह जाती, फिर ये उन सिस्टम की कमियों को दिखाता है जो ऐसे बर्ताव को पनपने देते हैं, है ना? शिकायतें आ रही हैं पर कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों? कहाँ चूक हो रही थी? सही सवाल है। घटना के बाद कॉलेज में भी काफी उथल-पुथल हुई। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए। जी, सुना था। और कुछ शिक्षकों ने इस्तीफा भी दे दिया। हाँ। कॉलेज ने फिर एक्शन लिया, सिक्योरिटी एजेंसी को सस्पेंड किया, मिश्रा पर परमानेंट बैन लगाया, कैमरे बढ़वाए। लेकिन क्या इससे भरोसा वापस आ पाया? मुश्किल था। कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा। और इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। हाँ, वो तो होना ही था। विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर मिश्रा को बचाने का आरोप लगाया। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया। हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो इस दस्तावेजों में लिखा है, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। ये स्पष्ट करना जरूरी है। फिर मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। सीबीआई जांच की मांग हुई। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट, सीसीटीवी और मेडिकल सबूतों को बहुत अहम माना और राज्य सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा। दस्तावेजों में एक जज की टिप्पणी भी है जो बहुत कुछ कहती है। क्या टिप्पणी थी? उन्होंने कहा, ये सिर्फ अपराध का मामला नहीं, ये व्यवस्था के ध्वस्त होने का मामला है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये पूरे सिस्टम पर एक सवाल है, उन संस्थाओं पर जिनकी जिम्मेदारी सुरक्षा और न्याय देना है। अंत में दस्तावेज बताते हैं कि वो छात्रा अब थेरेपी ले रही है
और अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही है। मजबूत इरादे वाली लगती है। हाँ, वो मीडिया से बात नहीं करना चाहती, पर उसने एक नोट लिखा है। उसमें लिखा है, मैं पीड़ित के तौर पर याद नहीं रहना चाहती, मैं वकील बनना चाहती हूँ, ताकि कोई लड़की फिर कभी इससे न गुजरे। ये बहुत शक्तिशाली बात है। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो क्या सामने आता है? एक कथित गंभीर अपराध, सिस्टम की वो कमजोरियां जो पहले की शिकायतों से ही दिख रही थीं, सुरक्षा में चूक, एक जांच जो अभी चल रही है, और सबसे ऊपर उस छात्रा का असाधारण हौसला। बिल्कुल। ये घटना कई सवाल खड़े करती है। शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा, जवाबदेही और ताकत का जो कथित खेल होता है उस पर भी। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब व्यवस्था या शक्तिशाली लोग सवालों के घेरे में हो, तो एक अकेला इंसान न्याय के लिए कितनी हिम्मत जुटा सकता है और संस्थाएं उसका कितना साथ देती हैं। सही। जैसा कि इन दस्तावेजों के आखिर में लिखा है, जांच जारी है, सच आराम नहीं करता। शायद यही सवाल है कि सच को सामने लाने के लिए और न्याय पक्का करने के लिए हमारी व्यवस्था को कितना और जागना होगा।